जरूरत है। हम ये कह रहे कि देश में हमको शांति चाहिए, हम ये कहते हैं कि इस देश के अंदर हम लोगों को यूनिटी चाहिए। तो सवाल ये है कि इस देश की शांतता को कौन भंग कर रहा है? कौन इस देश की एकता और अखंडता को नष्ट करने की बात कह रहा है? अगर इस बात को हम लोग जानेंगे नहीं, इस बात को हम लोग समझेंगे नहीं और केवल आह्वान करते बैठेंगे, साथियों, केवल आपके आह्वान से इस देश के अंदर इंसाफ कायम नहीं होगा। अगर आप इस देश के अंदर इंसाफ कायम करना चाहते हो, अगर आप इस देश के अंदर न्याय और एकता अखंडता कायम रखना चाहते हो, तो क्या केवल आह्वान करने से, अपील करने से होगा? नहीं। कौन है इस देश के अंदर मसावाद के दुश्मन? कौन है इस देश के अंदर जो शांति और एकता अखंडता को खत्म करते हैं? उसको जाने बगैर, उसको समझे बगैर हम इस देश के अंदर एकता और अखंडता कायम नहीं रख सकते। आज इस देश के अंदर गाय, गोबर, गोमूत्र और गायत्री के नाम पर एक नया राष्ट्रवाद खड़ा करने की बात चल रही है। गाय, गोबर और गोमूत्र, गायत्री के नाम पर, गंगा के नाम पर साथियों एक नया राष्ट्र निर्माण करने की बात हो रही है। और उस राष्ट्र में आपकी और हमारी जगह क्या है? मैं आज यहां पर जो कुछ बातें आपके सामने कहने के लिए आया हूं, वो बातें थोड़ा सा हटके होगी। हो सकता है कुछ लोगों को झटका लगे, कुछ लोगों को बुरा लगे कि इतनी सपाट भाषा में बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमको बोलने का यही तरीका आता। साथियों, इस देश के अंदर दीन और दस्तूर दोनों खतरे में है। दोनों के लिए खतरा पैदा करने का काम जारी है और बहुत बड़े पैमाने पर साथियों ये सारा मामला बनाया जा रहा है। कुछ बातों का अंदाजा आपको होगा, इसलिए साथियों कुछ बातें जो महत्वपूर्ण हैं उन्हीं बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हम इस देश के अंदर शांति कायम करना चाहते हैं, तो सवाल है कि इस देश की शांति को हजारों सालों से कौन संकट में डाल रहा है? साथियों, हम लड़ना चाहते हैं, इकट्ठा होना चाहते हैं, इत्तेहाद करना चाहते हैं। तो साथियों, मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, क्या बगैर बेदारी का इत्तेहाद हो सकता है? क्या इत्तेहाद होना चाहिए, मगर इत्तेहाद की भी एक पहली शर्त है कि हमें बेदारी के साथ में इत्तेहाद करना होगा। अगर हमारे अंदर बेदारी नहीं है, जागृति नहीं है, तो साथियों हम लोग इत्तेहाद करेंगे, इत्तेहाद होगा मगर वो हमारे हित का नहीं होगा। क्या हमारे अंदर जागृति है कि हमारे दोस्त और दुश्मन कौन है? अगर हम अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानेंगे नहीं, तो साथियों हम लोग इत्तेहाद करने की बात कहेंगे तो क्या होगा? मजलूम का मजलूम के साथ इत्तेहाद हो सकता है, होना ही चाहिए। मजलूम का जालिम के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। अगर हम जालिम के साथ में खड़ा हो जाए, तो साथियों इससे जो इंसाफ हम इस देश के अंदर लाना चाहते, अमन की बात करना चाहते, नहीं होगा। मगर हमारा संकट यह है कि हम अपने दुश्मन को पहचान नहीं पा रहे, या पहचानने के जो तरीके हैं वो हमारे पास नहीं है, या दुश्मन का खुलकर विरोध करने की जब बारी है तो उसके बारे में भी हम लोगों को सोच समझकर रणनीति बनाकर लड़ने की जरूरत है। कौन है इस देश के अंदर साथियों हमारा दुश्मन? बेदारी यही से शुरू होती है। साथियों, जिन लोगों को अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती साथियों, वो कभी भी अपना बचाव नहीं कर पाते। इसलिए हमें अपने दोस्त और दुश्मन को जानने समझने की जरूरत है। कौन है हमारे दोस्त और कौन है हमारे दुश्मन? इस देश के अंदर मसावाद को मानने वाली एक बड़ी विचारधारा है। उस मसावाद की विचारधारा को आधार बनाकर अगर हम लोग देखें, तो हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान करना आसान होगा। चलो एक जागृति का उदाहरण आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आपके बेलगांव का अनुभव आपको होगा। किसी कुत्ते को आपने अगर पत्थर मारा, कुत्ता किसको काटता है? पत्थर को या पत्थर मारने वाले को? किसको काटता है कुत्ता? पत्थर मारने वाले। पत्थर मारने वाले को। वास्तविकता में कुत्ते को किसको काटना चाहिए?
पत्थर को। मगर कुत्ता सोचता है, कुत्ता ये सोचता है कि पत्थर की अपनी कोई जान नहीं है, पत्थर की अपनी कोई ताकत नहीं है। मैं तो कई बार इसके ऊपर पेशाब कर चुका हूं, मगर फिर भी इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर इसके अंदर कोई जान होती तो पत्थर मुझे मेरे ऊपर उसके ऊपर पेशाब करने नहीं देता। दूसरा, कुत्ता ये सोचता है कि अगर मैंने पत्थर को काटा तो क्या होगा। दो संभावनाएं, एक तो पत्थर के टुकड़े होंगे या तो मेरे दांत गिर जाएंगे। तीसरा कुत्ता विचार करता है, सोचता है कि क्या बेलगांव में यही आखिरी पत्थर बचा हुआ है, वो पत्थर मारते जाएंगे और मैं काटता जाऊंगा। कुत्ते को समझ में आता है कि उसका असली दुश्मन पत्थर नहीं, पत्थर उठाने वाला हाथ है। कुत्ता पत्थर को छोड़ता है, हाथ को जाके काटता है। कुत्ता अपना असली दुश्मन पहचानता है। क्या हमारे समाज के लोगों को अपने असली दोस्त और असली दुश्मन की पहचान है? नहीं है। इसलिए साथियों, हमें ये जानने की जरूरत है। जब तक हम इस बात को जानेंगे नहीं कि जिन्होंने पूर्व में हमारे साथ धोखा किया हुआ है, क्या वो वर्तमान में हमारे दोस्त हो सकते हैं? नहीं। हमें तो ये सिखाया गया, हमें ये पढ़ाया गया, हम इस बात को मानते भी है कि मोमिन को एक सुराख से 2 बार डसा नहीं जा सकता। हमें ये पढ़ाया गया, हम इस बात को मानते हैं, हमारा ये अकीदा है कि एक ही सुराख से 2 बार डसा नहीं जा सकता। हर बार ये अनुभव हमारा आता है। क्यों? क्योंकि इंसानी कमजोरी है, इंसानी स्वभाव की एक कमजोरी है। क्या? आदमी अनुभव से कम जीता है, उम्मीद पर ज्यादा जीता है। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, अगली बार जरूर वो सुधरेंगे। इस बार नहीं किया तो कुछ बात नहीं, अगली बार जरूर करेंगे। 16 चुनाव हो गए, फिर भी हमारी उम्मीद बरकरार है। ऐसा कहा जाता है कि कुत्ते या बिल्ली के बच्चे जब पैदा होते हैं, पैदाइशी उनकी आंखें बंद होती है। मगर साथियों, 7 दिनों के बाद में कुत्ते और बिल्ली के बच्चे भी आंखें खोलते हैं। यहां 70 साल हो गए आजादी को, 16 चुनाव हो गए, फिर भी अगर हमारी आंखें नहीं खुलती तो क्या कहा जाए। ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं, खुलेगा नहीं। क्या है साथियों इस देश की या हमारे मुस्लिम भाइयों की साथियों सोच? जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमने बहुत सारे लोगों से संपर्क किया, संवाद किया। काफी सालों से इस परिवर्तन के आंदोलन में हम काम करते हैं। एक कॉमन सोच साथियों हम लोगों को देखने को मिलती है कि हमारे मुस्लिम भाइयों के सोचने के तरीके में जो कुछ अनुभव हमको आया, वो अनुभव मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता। पहली सोच ये बनी हुई है कि जितने भी गैर मुस्लिम है वो सारे के सारे हिंदू है। एक पहली सोच ये बनी हुई है कि जितने भी गैर मुस्लिम हैं वो सारे के सारे हिंदू हैं। दूसरी, हिंदू अक्सरियत में है और हम लोग अकलियत में हैं। तीसरा, कि उन हिंदुओं में 2 तरह के हिंदू है, एक सेकुलर हिंदू है, एक कम्युनल हिंदू है। हमें क्या करना चाहिए? तो हमें सेकुलर हिंदू के साथ में मिलकर कम्युनल हिंदू का विरोध करना चाहिए। है, जहां तक हमने संपर्क किया, संवाद किया, जो बातें हम लोगों को चर्चा से ध्यान में आई, वो मैं आपके सामने रख रहा। आजादी के बाद में साथियों, इस देश के अंदर एक कम्युनल और सेकुलर का एक ड्रामा, एक नौटंकी भारत में खड़ी कर दी गई। अगर हम ये सोचकर चले कि हिंदू मेजॉरिटी में है और हम लोग माइनॉरिटी में है, क्या ये सोच वास्तविकता में है? क्या सारे के सारे गैर मुस्लिम हिंदू है? नहीं। जिसको आप साथ लेना चाहते हो, जिसको आप अपना हमराही बनाना चाहते हो, उसको जानना समझना तो होगा। संविधान जिनको एससी, एसटी, ओबीसी कहता है, क्या उनको हम हिंदू कहते हैं?
अगर हम लोग इस बात को जाने समझे तो ही साथियों हम लोगों को समझ में आएगा कि भारत का अमन और शांति या एकता किसने खतरे में डाली है। इस देश में साथियों एक कम्युनल और सेकुलर का जो खेल खेला जा रहा है, जब तक हम इसी लाइन पर सोचते रहेंगे, इसी लाइन पर अपनी बात बनाते रहेंगे साथियों, तब तक साथियों हम लोग इस लोकतंत्र के अंदर अपना कोई भविष्य बना नहीं सकते। 3% वाला ब्राह्मण इस देश के अंदर अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी शासक है। लोकतंत्र ये कहता है कि बहुमत वाले लोगों का राज होना चाहिए, मेजॉरिटी रूल होना चाहिए। 3% वाला ब्राह्मण इस देश का शासक है। कार्यपालिका पर, न्यायपालिका पर, मीडिया पर, सत्ता के सारे सांसदों पर उनका नियंत्रण है। कैसे संभव हुआ? 3% वाला ब्राह्मण 15% वालों को माइनॉरिटी कहकर, तो माइक्रो माइनॉरिटी है, 3% है, शासक है। कैसे संभव हुआ? SC ST OBC के लोगों को हिंदू बनाकर। अगर वो SC ST OBC के लोगों को हिंदू बनाकर इस देश के अंदर बहुमत में आता है और बहुमत में आकर अपना व्यवस्था पर पकड़ बनाता है, तो क्या ये जो SC ST OBC के लोगों का हिंदुआइजेशन ब्राह्मणों की तरफ से किया जा रहा है, ये जो मंदिर बनाने का जो सारा आंदोलन खड़ा किया जा रहा है, किस लिए? हमें इस बात को जानने समझने की जरूरत है। मुस्लिम भाइयों को, लिंगायत भाइयों को भी इस बात को जानने समझने की जरूरत है कि इस बात के लिए कोशिश की जाए। लिंगायत हिंदू नहीं है। सालों से लिंगायत इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि लिंगायत हिंदू नहीं है। अगर लिंगायतों को भी हिंदू बनाया जा रहा है, आदिवासी हिंदू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, आदिवासियों को हिंदू बनाकर रखा जा रहा है। अभी छत्तीसगढ़ के सेंसस के आंकड़े साथियों सामने आए और एक चौंकाने वाला मामला सामने आया कि छत्तीसगढ़ में ईसाइयों से ज्यादा भी आदिवासियों का धर्मांतरण हिंदू धर्म में किया गया और प्रचार यह किया गया कि आदिवासियों को जबरन ईसाई बनाया जा रहा है। सेंसस के आंकड़े, होम डिपार्टमेंट के आंकड़े ये कहते हैं कि आदिवासियों को ईसाई बनने से भी ज्यादा जबरन हिंदू बनाया जा रहा है और उनकी गिनती हिंदू के नाम पर की जा रही है। शेड्यूल कास्ट के लोग जिनको अछूत कहा जाता है वो हिंदू नहीं है। बैकवर्ड क्लासेस के लोग, OBC के लोग हिंदू नहीं है। नरेंद्र मोदी OBC के नाम पर चुनाव लड़े, OBC को बताया कि आपके आदमी को प्रधानमंत्री बना रहे। क्या OBC को प्रधानमंत्री बनने के बाद में कुछ मिला? साथियों 2018-19 का बजट उठाकर देख लीजिए। 2018-19 के बजट में 52% OBC, लिंगायत है, मराठा है, धनगर है, माली है, OBC के लोग हैं। मैं OBC से बिलोंग करता हूं। आंकड़े उठाकर देख लीजिए। 2018-19 के बजट में 52%, जिसकी आबादी इस देश के अंदर 70 करोड़ की है, उन 52% OBC के लोगों के लिए बजट में 1725 करोड़ का बजट रखा गया है। इसका मतलब एक OBC को साल भर में 25 रुपए, महीने का 2 रुपए। OBC को क्या मिला? चवन्नी भी नहीं। तो क्या वो शासक हो सकता है? नहीं। इसलिए साथियों मैं आप लोगों से यही अनुरोध करने के लिए आया हूं। मेरा आज का अपना कार्यक्रम नागपुर का था। बेलगांव के कुछ साथियों ने मुझे आमंत्रित किया, इसलिए साथियों नागपुर से केवल यही एक बात मैं करने के लिए आया हूं। इस देश के अंदर जो एकता की, अखंडता की जो लड़ाई हम लोग लड़ना चाहते हैं, उस लड़ाई लड़ने के लिए हमें पहल करने की जरूरत है। मजलूम को मजलूम के साथ में खड़ा होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर हम ये कोशिश करते हैं तो साथ ही इस देश के अंदर हम अपना राज, अपनी व्यवस्था कायम कर सकते हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि इस बात को हम लोग समझे और जानकर इस लड़ाई को आगे लेकर जाने के लिए कोशिश करेंगे। इतनी ही सारी बात मैं आपको कहने के लिए आया हूं। अंतिमता एक ही बात कहकर जाता हूं। साथियों इस देश के अंदर एक नाम परिवर्तन का आंदोलन चलाया जा रहा है। जो भी चीज हो उसको बदल के
आगे लेकर जाने की बात हो रही है। नाम बदलने से साथियों अगर तकदीर बदल गई होती तो इस देश का नाम बहुत बार बदला गया, इस देश की तकदीर नहीं बदली गई। तकदीर बदलने के लिए साथियों हम लोगों को मिलकर ताकत निर्माण करने की जरूरत है। अगर हम इस देश के सारे मजलूम इकट्ठा हो जाए और मिलकर एक लड़ाई लड़े, इस देश के अंदर हम अपने मूल निवासियों का राज ला सकते हैं। उस राज को कायम करने के लिए आपको साथ में मिलकर लड़ने की जरूरत है। हम बामसेप और बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से कोशिश कर रहे हैं। आशा है कि इस लड़ाई में हम भी मिलकर साथ में लड़ाई लड़े। आपने मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, आप सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय मूल निवासी।